पाठ 12 किन्नौर देश की ओर। पाठ प्रवेश। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और हिंदी साहित्य को कई यात्रा वृत्तांत दिए। इस पाठ में उनके किन्नौर के यात्रा वृत्तांत का अंश प्रस्तुत किया गया है। रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित से मैंने 17 मई को प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ पर अकेला खच्चर ले जाया नहीं जा सकता। इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए 1 घोड़े का प्रबंध किया था। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है। लड़के ने बात को पहले तो इधर उधर घुमाना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ, पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूंगा। 3-3.5 घंटे में मैं गौरा डाक बंगले में पहुंच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था। रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था। धूप भी तेज थी। मत पूछिए, अंतिम 4 मील ने क्या गत बना दी। किंतु हिम्मत छोड़ने की बात न थी। रास्ते में बुशहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थी। वे सब कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु बड़ी मुश्किल से। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। बंगला बंद था। मालूम हुआ कि चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। आज रात को शायद ही लौटे। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वो मेले में न जा सका था। नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर चाबी मिल गई। थोड़ी देर बाद दौलतराम भी खच्चरों को हाके आ पहुंचे। जान पड़ता था वो हमसे भी अधिक थके मानते हैं। दोपहर को छाछ भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु थके होने के कारण इस समय थोड़ा लेटने का ख्याल था। हमें सबसे ज्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुंचे। अभी 3-1 मील और चलना पड़ा। मान्यूरी की धार आई। यहां से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियां ऊन साड़ी पहने थी। हाँ, ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी न मान लीजिए। ये काफी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियां दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था, और इसमें शक नहीं कि वो बहुत परिश्रम से बनाया गया था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दुपहले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे बरामदे को नापसंद कर मैंने दुकान की छां पसंद की। दुकान में काफी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। मेरे खाने खरीदने की वहां कोई चीज न थी। पास के कटे खेत में अपनी राबरी डाले खम्पा, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति, वो लोग लेटे हुए थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम से खाना बदोशी करने इधर आए हो। इन लोगों का कहीं घर नहीं है। इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीदकर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंचते हैं और गर्मियों में सतलुज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत तक। पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आई। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था।
तरुण ने कहा। मैं चाय लाता हूं। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। उसकी माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह पर थी। इन लोगों को देखकर मेरे मन में एक ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद्व हो गधा, खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस का हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता कि लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरा करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। पूरे रास्ते का ये सबसे सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे की ओर पास ही था, जिसमें मंदिर था। इसी के पास किसी गुफा में बाणासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुंचे। वहां बंगले में रुके। वहां ढिल्लन साहब मिले। ढिल्लन साहब ने बताया, इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम किंतु गाय, भेड़, बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज्यादातर काले भालू हैं, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा कि यह घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ जाए तो। अंत में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। रात को मैं इत्मीनान से सोया। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ। नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। मैं वांगतू बंगले पर कोई घंटा भर में पहुंच गया। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना अत्युक्ति न होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन है। 2-3 चूली खुबानी के वृक्ष भी थे। 4 घंटे विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। राहुल सांकृत्यायन